डिजिटल क्लासेस। आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी स्टैंडर्ड 12 सीरीज। ओके, चैप्टर वही चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला चैप्टर बुक का। और इस चैप्टर में देयर आर 6 टॉपिक्स टोटलिटी में, जो हमने अलग अलग डिवाइड किए हैं, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक्स। ये सारे हम अलग अलग वीडियोस में हैंडल कर रहे हैं। हम ऑलरेडी 3 वीडियोस कर चुके हैं, आप लोग वो देख चुके हैं। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है पहले तो हम ये समझेंगे। देखो, ऑक्यूपेशन क्या होता है? काम। आप क्या काम करते हैं? हम सबकी स्कूल की डायरीज में लिखा होता है ऑक्यूपेशन ऑफ योर पेरेंट्स, मतलब आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं, किस फील्ड में है। और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि पूरी इकोनॉमी में किस किस फील्ड में कितने कितने लोग हैं, परसेंटेज ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन डिफरेंट फील्ड्स या डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस इन एन इकोनॉमी, है ना। तो आपको पता है कि हर इकोनॉमी में मेजरली 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी, जिसे हम एग्रीकल्चर भी कहते हैं, सेकेंडरी, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री भी कहते हैं, और तीसरा टर्शियरी, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हमें यह समझना है कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे यहाँ लोग कहाँ कहाँ एम्प्लॉयड थे ज्यादा, और उसका असर क्या होता है इकोनॉमी पर। ठीक है, तो देखो, अगर आप बोर्ड पे नजर मारो तो मैंने 3 सेक्टर्स लिखे हुए हैं। एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग मतलब सेकेंडरी, और टर्शियरी मतलब सर्विसेज। देखो, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे। अगर पहली वीडियो याद हो तब भी मैंने कहा था कि 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी सारी एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थी। तो 70 to 75% ऑफ वर्कफोर्स, अब ध्यान करो, 70 to 75% ऑफ वर्कफोर्स, मतलब वर्कफोर्स वो होती है, वर्कफोर्स और पॉपुलेशन एक बात नहीं है। पॉपुलेशन तो हम सारे हैं, आप लोग भी पॉपुलेशन का हिस्सा है, लेकिन आप वर्कफोर्स नहीं है। वर्कफोर्स वो होती है जो इस समय पर काम कर रहा है, एबिलिटी है, कर सकता है, करना चाहता है और कर भी रहा है, उसे हम बोलते हैं वर्कफोर्स। तो वो जो टोटल वर्कफोर्स थी, जो लोग एक्चुअली में काम कर रहे थे, उनमें से 70 to 75% एग्रीकल्चर में थे। बहुत बड़ा नंबर है। आप ऐसा समझ लो कि बचा ही क्या बाकी सेक्टर्स के लिए, 75% तो एग्रीकल्चर में काम करते थे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में कुल 10%, इसका भी कारण आपको पता ही है। मैन्युफैक्चरिंग में कुल 10% क्यों थे? याद है वीडियो, जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था ही नहीं, जब हमारे यहाँ मॉडर्न इंडस्ट्री थी ही नहीं, तो लोग वहां नौकरी करते कैसे? तो इसीलिए सिर्फ 10% लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे। और बचे कुछ सर्विसेज में आप देख रहे हैं कि सर्विसेज का जो नंबर है 15 to 20%, वो मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा है। उसका कारण ये है कि सर्विसेज कई ऐसी होती हैं जो ट्रेडिशनल होती हैं। मतलब मान लो मेरे घर वाले नीम, मतलब यार वैद्य है हम या हकीम है हम, तो ये जो नॉलेज है ये मेरी फैमिली में है, तो मैं अपनी अगली जनरेशन को भी ये नॉलेज सिखाऊंगी, चाहे मेरे पास ये डिग्री है या नहीं है। तो मैं सर्विस करूंगी, यानी मैं लोगों का इलाज करूंगी, क्योंकि मुझे ये ट्रेडिशनल नॉलेज है। तो ऐसे कई चीजें होती थी हमारे देश में जो ट्रेडिशनली लोग करते थे। अब जैसे नाई का काम है, ठीक है ना, अब सलून खुल गए हैं, बड़ी बार्बर शॉप्स हो गई हैं, बट पहले तो नाई होते थे। और नाई ट्रेडिशनली उनकी पूरी जो फैमिली होती थी वो नाइयों की होती थी। नाई होना इज अ सर्विस, ये सर्विस का काम है। सिमिलरली मैंने कहा डॉक्टर का नाम लिया मैंने, जो वैद्य होते थे या टेलर होते थे, इनके लिए कोई बड़े फैंसी डिग्रीज नहीं लेते थे, लेकिन ये इनके घर में काम होता था तो ये करते थे। तो वही चीज आप देख रहे हैं कि सर्विसेज का नंबर इसलिए ज्यादा है क्योंकि ऐसे कई ट्रेडिशनल काम हमारे यहाँ होते थे जो उस समय भी चलते थे, इसीलिए 15 to 20% लोग सर्विसेज में एम्प्लॉयड होते थे टर्शियरी सेक्टर में। माइंड यू, यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर का मतलब ये सब कुछ नहीं है टेलीकम्युनिकेशंस एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि उस समय में टेलीकम्युनिकेशंस होती नहीं थी। बैंक्स होते थे, बैंकिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वो भी बहुत कम, नॉट बहुत ज्यादा, कोई हाई नंबर नहीं था। तो सर्विसेज में 15 से 20%, मैन्युफैक्चरिंग 10%, एग्रीकल्चर 70 to 75%। अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि जिस भी कंट्री में, ये नोन फैक्ट है, जिस भी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर इतना ज्यादा बड़े नंबर पे हो, उसका मतलब वो कंट्री बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली पिछड़ी हुई है। अब तुम बोलोगे भाई एग्रीकल्चर में होना कोई बुरी बात थोड़ी है, ऑफ कोर्स बुरी बात नहीं है, बात है बैलेंस की। अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10% ही लोग हैं, मतलब आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है नहीं, और डेवलपमेंट का बहुत हद तक लेना देना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है। सोचो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ,
आयरन और स्टील और सीमेंट के बिना तुम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? वो चीजें जिनसे हमारा जीवन, हमारे जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ हम जिसे बोलते हैं वो बेटर हो जाए। जैसे सड़कें, जैसे ब्रिज, जैसे एयरपोर्ट, जैसे ये जो टावर लगते हैं हमारे फोनों के, ये जैसे इंटरनेट फैसिलिटी, जैसे वाटरवेज, कनाल्स, कितनी सारी चीजें। तुम सोच भी सकते हो कि अगर आयरन, स्टील, सीमेंट ना हो तो क्या ये चीजें बन सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं, बन ही नहीं सकती। तो खुद सोचो, जिस इकोनॉमी में बेसिक, ये जो स्ट्रैटेजिक बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है यही नहीं थी और कुछ भी नहीं था, मतलब हमारे कोई भी चीज अगर हमें चाहिए थी छोटी से छोटी, वो बाहर से आती थी, तो फिर उस इकोनॉमी को आप डेवलप तो नहीं कह सकते। डेवलप्ड इकोनॉमी वो होती है जहां सेकेंडरी सेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जहां खूब मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे आज की डेट में फिर भी इंडिया में बहुत मैन्युफैक्चरिंग है, अभी भी पूरी नहीं है, चाइना के मुकाबले से देखो तो अभी भी पूरी नहीं है, लेकिन चलो फिर भी काफी है, तो उसको हम तब कहते हैं कि वो डेवलप्ड इकोनॉमी है। और ये चीज सर्विसेज का देखो, टर्शरी सेक्टर में क्या क्या आता है? बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज। अब ध्यान देना, ये चारों चीजें जो मैंने गिनाई, इनको लोग कब डिमांड करेंगे ज्यादा? जब इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बढ़ जाए, जब बहुत फैक्ट्रियां लगेंगी, बहुत चीजें प्रोड्यूस होंगी, तो लोग नौकरियों पे जाएंगे, बैंक अकाउंट खोलेंगे, सेविंग करेंगे, सैलरी अकाउंट खोलेंगे, है ना। फिर फोनों की जरूरत पड़ेगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। जब है ही नहीं कुछ तो इन सर्विसेज की जरूरत बड़ी कम हो जाती है। अब इंडिपेंडेंस से पहले अकाउंट थोड़ा खोलते थे लोग, कैश में रखते थे अपने पास पैसा, आज भी नहीं खोलते, आज भी नहीं खोलते इतने रिमोट एरियाज में। तो 47 से पहले तो क्या ही करते होंगे? तो सर्विस सेक्टर भी नाम मात्र ही था। तो अब तुम इमेजिन करो आज का इंडिया, और इमेजिन करो तुम्हारी लाइफ, ना कोई बैंक है, मतलब है भी तो यहाँ से शायद 30 किलोमीटर दूर, ना कोई एटीएम है, ना इंटरनेट है, सड़कें टूटी फूटी है, कोई फोन नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है। क्या तुम उस लाइफ को या ऐसे देश को डेवलप बोलोगे? नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर है दूर दूर तक, और एग्रीकल्चर भी सबसिस्टेंस वाला, मतलब अपने जोगा बनाया बस, खत्म कहानी। क्या तुम ऐसी इकोनॉमी को डेवलप बोलोगे? बिल्कुल नहीं। तो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में यही समझने वाली बात है, जब एग्रीकल्चर इतना ज्यादा होता है किसी भी इकोनॉमी में, हम उसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड इकोनॉमी बोलते हैं। कारण तुम्हें समझ ही आ गया होगा। ओके, आर वी क्लियर? ये बात क्लियर है ना? ओके। इसके अलावा ध्यान दो, दो एरियाज थे इंडिया में, एक था मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी, तुम्हें याद होगा कि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को डिवाइड किया था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, कैलकाटा प्रेसिडेंसी, लाइक दैट। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में 4 स्टेट्स आते थे आज के, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका, ठीक है। इसके अलावा बॉम्बे और बंगाल, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास प्रेसिडेंसी में जो ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज का तुम सेटअप देख रहे हो ना बढ़ता हुआ, वो यही बढ़ा था। मतलब इन्हीं एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज वाला सेक्टर की बढ़ोतरी हुई थी और एग्रीकल्चर थोड़ा थोड़ा कम हुआ था। लेकिन ऑन द अदर हैंड स्टेट्स लाइक पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, इनमें क्या हुआ? इनमें सर्विसेज नहीं थी, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं थी और एग्रीकल्चर धीरे धीरे कम होता गया। तो देखो इंडिया में क्या सीन बना, कुछ बॉम्बे, बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी में ये दोनों सेक्टर बढ़ते गए, ये कम होता गया, और पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान में ये बढ़ता गया और ये दोनों कम होते गए। तो मतलब जगह जगह अलग अलग सीन चलना शुरू हो गया। लेकिन तुम जो याद रखोगे इस टॉपिक में वो ये है कि ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू डेफिनेशन। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज में कितने लोग हैं, और एग्रीकल्चर में जब ज्यादा लोग हैं तो वुड यू अग्री दैट व्हेन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, उसका मतलब है कि इकोनॉमी बैकवर्ड चल रही है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसपे आपको कमेंट करके अपनी ओपिनियन जो मैंने अभी समझाया वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, आर वी क्लियर? आई होप द टॉपिक इज क्लियर। अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके।